Hello student, good morning. How are you? I hope you are all well. I am the new teacher of your SST subjects and my name is Kuldeep Mishra. So today I am going to explain the first chapter of your civics section and the topic is the Indian Constitution, and after that we will discuss why does a country need a constitution. एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी धीरे धीरे मैं उसके तरफ बढ़ूंगा, लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं. और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में एक्चुअल में एक कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज़ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today most countries in the world has a constitution. अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है. While all democratic countries are likely to have a constitution, is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस किसी भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक ही है. ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कि जैसे अब चाइना का है, चाइना क्या है, चाइना का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक उनका भी एक रूल्स और रेगुलेशन है जो उनकी कंट्री में चलते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक है, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है. डेमोक्रेसी कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है. और किसी भी मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम का क्या मतलब कि कोई अदर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आ ही नहीं सकता इलेक्ट होकर, तो ये कहाँ डेमोक्रेसी रह गई. तो डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, डेमोक्रेसी वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर एरिया हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, देन रिप्रेजेंटेटिव मेक देयर पॉलिसीज़ एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू देम. तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो पॉलिसीज़ और एक्ट बनाता है वो अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाता है. तो ऐसा कुछ है नहीं चाइना में लेकिन फिर भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेट, जैसा इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. अब इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि जो भी कंट्रीज़ हैं अगर उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक ही है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस. फर्स्ट इज लेट आउट सर्टेन आइडियल्स विद द फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. अब इसका क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ सेवरल पर्पस होते हैं, मतलब क्या वजह होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए. मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ आप लोगों के सामने कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ जो थीव्स का ग्रुप है, चोरों का एक ग्रुप है, और उन्होंने एक सोचा कि अब एक ऐसी हम कंट्री बनाते हैं जिसमें सारे चोर ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा. तो वो जब कभी भी कोई किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहेंगे तो वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जहाँ पे चोरी करने की कोई सज़ा ना हो. ठीक है, मतलब वो फ्रीली जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं. तो क्या है लिखा यहाँ पे कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. एस्पायर मतलब क्या कि हम अपनी इच्छानुसार ऐसी चीज़ों को जो है अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे आइडियल्स को, ऐसे विचारों को अपनी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं जिसके साथ हम उसमें क्या करें, रह सकें. तो इस तरह की सिचुएशन, मतलब इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. अब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की गई है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है. तो ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं, तो वो हम लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है. और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़. दूसरी बात ये भी है कि हम उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारी सोसाइटी की जो फंडामेंटल नेचर है, मतलब कि किस तरह की उनकी मेंटालिटी है, वो किस तरह की सोच रखते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी क्या कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं.
अब जैसे हमारे यहाँ की सोसाइटी का क्या है, मतलब एक नेचर जो एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो फंडामेंटल नेचर जो हमारी सोसाइटी का वो क्या है। क्या हमारी सोसाइटी में अभी तक अगर हम बात करें कि जो हमारे एंशिएंट टाइम था, जो हमारी हिस्ट्री का, उसमें बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए जो जिन्होंने हम पर रूल किया, लेकिन उसके बाद फिर हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आई कि हमें इन सब से फ्री होना है और इन सब से फ्री होके कुछ ऐसी चीज़ें इस्टेब्लिश करनी हैं जिसमें कि हमारे बारे में सोचा जाए। तो हमारे बारे में सोचा जाए मतलब कि उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो उनका नेचर ये बहुत ही पहले से ही डेवलप हो गया है कि हमें किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हमें उस तरह का मोनार्किस्ट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चाहिए जो कि डेमोक्रेटिक हो, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो थ्रू द पीपल और उनकी ज़रूरतों का, उनके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सोचा जाए। तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी की क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। अब जैसे हम सारी चीज़ों को इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही रख के उसको देखते हैं, जिससे कि बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा हम लोग को। अब इसमें क्या कह रहा है कि अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इशूज़। अब एक कंट्री जो बनती है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजन हैं या फिर हम कास्ट हैं, रेस हैं, ये सब अलग अलग लोगों से मिलकर बनते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो उनके अलग अलग इशूज़ हैं उन सभी चीज़ों को, उनकी जो बिलीव्स हैं उन सभी चीज़ों को हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करें या इन्वॉल्व करें, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। सबके कुछ न कुछ हिस्से जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिससे कि कोई अगला नाराज़ ना होने पाए कि हाँ अगर इनके लिए कुछ किया गया है तो मेरे लिए भी कुछ किया गया है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ इसके लिए कि जैसे घर में अगर किसी के लिए कपड़ा आया, जब आप छोटे रहे होंगे, घर में अगर किसी के लिए भी अगर कपड़े आए और आपके लिए नहीं आए तो आपको थोड़ा सा गुस्सा लगता था या फिर नहीं अच्छा लगता था उस टाइम। लेकिन अगर दोनों के लिए आए, चाहे उसके लिए कुछ आए लेकिन आपके लिए भी कुछ आया, तो वो अलग खुशी होती थी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर कि आपके लिए भी कुछ हुआ और उसके लिए भी कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू कंट्री टू बी गवर्न। अब एक चीज़ यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से हेल्प करता है कि आप किस वे में इस कंट्री को चलाना चाहते हो या गवर्न करना चाहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन वो राइट्स देता है हमें। गवर्नमेंट किसी भी तरह की पॉलिसी लाती है तो हमारे पास ये राइट्स है कि हम उसका प्रोटेस्ट कर सकें अगर वो हमारे अगेंस्ट में है। हम कहीं भी आ जा सक रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये बताया गया है कि आप कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हो, कहीं पर भी रेसिडेंस बना सकते हो, कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प कर रहा है मेरी कि गवर्नमेंट किसी तरह से जो है एक तरह से वो डोमिनेट नहीं कर सकती अपने लोगों को। तो एक तरह का ये हेल्प कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो किस तरह से जो है जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को चलाए, जिससे कि सभी लोग उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उसको क्या कर सकें, उसको एग्री कर सकें या उसको एक्सेप्ट कर सकें। दिस इंक्लूड not only the type of government but also an arrangement on certain ideas that they are believed the country should uphold। अब इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ये सिर्फ एक ऐसे only the type of government but also an arrangement of certain ideas, मतलब इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, मतलब कि कुछ ऐसे भी विचार या फिर हम जिनको बोलते हैं आइडियल्स का, मतलब कि हाँ विचारधाराएँ, उनका भी कुछ न कुछ यहाँ पे व्यवस्था है या अरेंजमेंट की गई है, जिससे कि जो क्या करते हैं कि दैट दे ऑल बिलीव इन द कंट्री एंड शुड अपहोल्ड, मतलब कि उनको एक देश में एक विश्वास होता है और उसको साथ में लेकर जो चलने का, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको साथ में लेकर चलने का, और उनके जो विचार हैं, जो एक कंट्री की जो आइडियल होती है, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसको साथ में लेकर चलने का जो एक नज़रिया बन जाता है लोगों के अंदर, वो साथ साथ में दोनों चीज़ें होती रहती हैं।
अब इसको हम किस तरह से समझ लें कि जैसे कि जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी तो क्या था कि सभी की एक ही पॉलिसी थी कि हमें जो है अंग्रेज़ों से छुटकारा मिलना चाहिए। अब अंग्रेज़ों से अगर हमें छुटकारा मिलना चाहिए तो सबके जो आइडियाज़ हैं, सबके जो थॉट्स हैं रिलेटेड टू द कंट्री वो सेम होने चाहिए। उनको सबसे पहले किसके बारे में सोचना चाहिए? कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन बनी तभी जो है तब जाके हमको फ्रीडम मिली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, व्हेन इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द थिंग अबाउट। I am giving you the question related to the constitution. You will have to find out the fundamental, how many fundamental rights in our constitution. This is your homework. And now we will take another topic. The why does a country need a constitution? अब ये आप देख सकते हो कि ये उस टाइम की असेंबली है हमारे इंडिया की कि जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था। 1946 की बात है, इस समय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हो रहा था जिसको बनने में 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ का टाइम लगा था। और इसमें जो है 3 सेशन हुए थे और इस पूरे सेशन के टाइम ये एक लोग आते थे, यहाँ पर एक तरह से डिस्कशन चलता था कि क्या क्या चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हो। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले जो स्पीकर थे जिनको हम बोल सकते हैं कि जो अध्यक्ष थे लोकसभा के, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट प्रेसिडेंट। तो इन सभी लोगों के बारे में आप लोग एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना या फिर फाइंड आउट करना कि ये सारी चीज़ें कब हुई थी। अब एक थोड़ा हम लोग फ्लैशबैक में स्टोरीज जानेंगे कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कैसे सारी चीज़ें हुई। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब 1934 की बात है, 1934 में तो ब्रिटिशर्स यहीं पर थे, तो इंडियन कांग्रेस मेड अ डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कांग्रेस ने ही डिमांड की थी किनसे? ब्रिटिशर्स से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना चाहिए हमारे यहाँ। During the Second World War, this assertion for the independent constitution assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक, जब तक कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटॉमिक अटैक नहीं कर दिया, तब तक चला। और उसके बाद क्या किया? जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर फिनिश। और उसके बाद फिर जो है अब उसमें ब्रिटेन भी जो है पार्टिसिपेट किया था, तो ब्रिटेन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो इस वजह से जो है उसने सोचा चलो ठीक है अब इनको हम जो है फ्री कर ही देते हैं। तो जो है वहाँ पर उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, और जब आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे तब फिर जो है मैं आपको फ्री कर दूँगा। द फोटो ऑन द पेज 2, अब जैसे हमने फ़ोटो देखा था इसके पहले में, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही ये फ़ोटो है। तो बिटवीन December 1946 and November 49 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द independent India and free to shape their destiny at last. After 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached his task with great idealism that the freedom of struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. तो जैसे क्या है कि 1946 से लेकर 1949 के बीच में, बिटवीन 1946 एंड 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ड्राफ्टिंग कमेटी भी एक बनाई गई थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वही थे कौन? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे इन्होंने ही जो है ड्राफ्टिंग की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही लिखा था। अब उसमें उन्होंने लिखा, लेकिन बहुत सारे जो असेंबली अप्रोच हिज टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म। अब उसमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ भी इन्वॉल्व किए गए और बहुत सारे लोगों के जो सजेशन भी थे उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया।
तो ठीक है, तो और इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में वी विल आल्सो डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो क्लास, upcoming video class. So I hope you all have understand whatever I have taught you. So if you have any queries and any doubts related to the topic, then you can ask me through the message, and and you can also call me whenever you want. Okay, so stay at home, stay safe, and have a good day. That's it. Thank you.